नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी इस कक्षा में जो कक्षा हिंदी साहित्य का इतिहास, आप जानते हैं कि यूजीसी नेट हिंदी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम आगामी होने वाला है, मुश्किल से 60 दिनों के आसपास बचा हुआ है। आप जानते हैं कि डे 1 से लेकर के डे 60 तक आपके इस लगनता और मेहनत का ही परिणाम रहेगा कि आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ में एक नाम आएगा या आपका सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक लाइन बाय लाइन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका नोट्स भी बना रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि नोट्स बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से जब एक सप्ताह पहले दिन होता है, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। उसमें आप इधर उधर की बातें ना करते हुए, वीडियो पर समय ना ज़्यादा देते हुए आप रिवीजन करने पर फोकस करते हैं। और रिवीजन करेंगे तो किसका? क्लास का करेंगे या अपनी हैंड नोट्स का करेंगे? तो यही हैंड नोट्स बनाने का समय अभी है। आप अगर नहीं बना रहे हैं तो सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। आप सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि आप जाकर के जितने वीडियोज हुए हैं, क्लास हुए हैं, आधुनिक काल जिसको वीर गाथा क्या कहते हैं, आदिकाल जिसको वीर गाथा काल बोलते हैं, भक्ति काल और रीति काल, जो इससे पहले जो हम लोग परिचय पात्र कर चुके हैं प्रकरण 1 में, जितने भी लेक्चर हुए हैं सारे लेक्चर का जाकर के हैंड नोट्स बना लीजिए, जो मैंने इंपोर्टेंट हैंड का अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, आज इसी कक्षा परिचर्चा में आज हम लोग करने वाले हैं उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। 1700 से लेकर के 1900 के बीच रीति ग्रंथकार कवि जितने भी हुए हैं, केशव बिहारी, रत्नाकर, घनानंद, जितने भी हुए हैं, सभी कवियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उसके इंपोर्टेंट की एरियाज को देखने वाले हैं, जहां से डायरेक्ट यूजी एनटीए क्या करती है, क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट बनी हुई है संपूर्ण निचोड़ के साथ। भूमिका और काल विभाजन से शुरुआत होता है इसका, और जम करके आप क्या करते, तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सामने दिख रहा है। जब आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको 4 लिंक मिलेगा। उसी लिंक में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको हर कंटेंट समय से मिलना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी जब मेरे क्लासेज लाइव होते हैं या प्रीमायर होते हैं तो आपको पहले सूचना मिल जाती है जब आप सब्सक्राइब किए रहते हैं। तो नहीं तो आपका क्लास छूट जाता है, आप पीछे हो जाएंगे किसी से भी। आज का कंपटीशन का दुनिया है, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आदिकाल, भक्ति काल से लेकर तमाम हर वो चीज़ 60 डेज का भी आपको चीज़ें मिल जाएगा। पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक यूजीसी नेट हिंदी में जाएंगे तो आपको 10 वर्षों का पीवाईक्यू का आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ रखा हुआ है। साथ ही आपको देखेंगे पेपर 1 की भी मेरे यहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री हैंड लेक्चर में मिला हुआ है। यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का संपूर्ण बैच वहाँ पर होगा। अब जाकर के उसको भी यूज कीजिए, देखिए, क्योंकि उसके बिना तो संभव नहीं है जेआरएफ। आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट, मतलब कुल मिलाकर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने काल विभाग में। तो पता ही है आपको, आदिकाल हो चुका है, भक्ति काल हो चुका है, और आज उत्तर मध्यकाल रीतिकाल में हम लोग हैं। रीतिकाल में भी 1 कक्षाएं हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने कक्षा में उत्तर मध्यकाल रीतिकाल प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि को देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, हिंदी साहित्य की गति का जो ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हम लोगों ने किया था इसे पूर्व वाले कक्षा में, अब जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप जानते हैं कि रीतिकाल जो शुरुआत माना जाता है चिंतामणि त्रिपाठी से ही माना जाता है। ठीक है, तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं कि क्या है सो। चिंतामणि त्रिपाठी ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे। 4 भाई थे, जिसके एक का नाम चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये चिंतामणि भी एकदम पारंगत कवि हैं, भूषण भी है और मतीराम भी है, और तीनों पे क्वेश्चन बना हुआ है। चारों कवि थे। देखिए, एक परिवार और चारों के चारों भाई कवि और महारथ कवि, तो ये होता है। जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक
वह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल का संवत 1700 के आसपास में ठहरता है। इनका कविकुल कल्पत्रु नामक जो है ना प्रमुख क्या है ग्रंथ संवत 1707 में लिखा गया था। कवि कल्पत्रु जो है ना, कवि कुलपत्रु जो है इनका चिंतामणि त्रिपाठी का लिखा गया था। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि यह बहुत दिन तक नागपुर में यशस्वी सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया था। पिंगल डिंगल क्या होता है उसका भी मैंने यूनिट 1 में पढ़ा दिया है। आप जाकर के यूनिट 1 को संपूर्णता के साथ देख सकते हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 में काव्य विवेक और कवि कुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, जितनी भी पुस्तक मैं बता रहा हूँ जिनका उनका VVI मार करके रख लेना है, क्योंकि डायरेक्ट इनसे मैच करने में जब प्रश्न देगा ना तो आपको मैच करने में पूछ लेगा कि बताइए चिंतामणि त्रिपाठी का कौन सा बुक है। काव्य विवेक, कवि कल्पत्रु, काव्य प्रकाश और रामायण, इनकी बनाई रामायण कवित्व और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्रशाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह, जयनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं उनका नाम जो है मणिमाल भी कहा है। क्या कहा है? मणिमाल। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और शानुप्रास होती थी। ठीक है। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। क्या है? मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। कौन? चिंतामणि त्रिपाठी। रचना के कुछ नमूने देखेंगे। यही उदाहरत है तिन्हें, जय परे मोह महोदधि के जल फिरे, जे इनको पल ध्यान धारे मन, ते ना परे कबहू जम घेरे। इस तरह की चिंतामणि त्रिपाठी के पुस्तक में है। ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा है बेनी। ये बेनी जो है, ये तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में देखिए। अब दूसरा नंबर बेनी के। ये बेनी असनी के बंदीजन थे। संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व जो है हम लोग पढ़े थे इससे पहले, खास करके जब भक्ति काल पढ़ रहे थे तो भक्ति काल में भी हम लोग फुटकल कविताएं पढ़ने की कोशिश की थी। काव्य बहुत से सुने जाते हैं, जिससे क्या अनुमान होता है कि उन्होंने नक्सिक और सठ ऋतु पर पुस्तकें लिखी है। कविता के नक्सिक क्या होता है और सठ ऋतु क्या होता है, इस पर मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से पृथ्वीराज के बारे में जब पढ़ रहे थे, चंद्रबरदई से रिलेटेड, अब पद्मावत जब पढ़ रहे थे तब उसमें हमने चर्चा किया था। आप जाकर के भक्तिकाल को देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। भक्तिकाल वाले में कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। और 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। छहरे सिर पे छवि मूर्फका, उनकी नथ के मुकुरता थर है, पहरे पियरो पटपेनी इते, इनकी चुनरी के झबा लहरे, रस रंग भीरे उभरे है, तमाल दो रस ख्याल चाहे लहरे। ठीक है। इस तरह की बातें लिखा हुआ है बेनी का। अब आता है महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। स्वाभाविक बात है, जो ताकतवर अगर महाराजा है तो उस समय औरंगजेब का एकदम दबदबा था 1700 के आसपास में, तो उनको भी भय बना रहता है ना। देखिए हर दुश्मन को हर दुश्मन से डर होता है। इनका जन्मकाल 1683 में हुआ। शेर शाहजहां के समय में कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गद सिंह के दूसरे पुत्र थे। उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही। अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अपने ग्रंथ लिखे ही हैं, उनके विद्वान और कवियों ने न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ वे छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई और बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां 1645 में इनका परलोकवास हुआ। ठीक है। किनका? अभी हम लोगों ने देखा महाराज जसवंत सिंह का। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं।
प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने विलक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे। इन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रलोक की छाया पर बनाया, उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रलोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कठ करने में बड़ी क्या होता था, सुविधा हो गया। भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासों के बीच वैसा ही सब प्रिय है जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रलोक। क्या है चंद्रलोक? भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। क्या है? छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा वे तत्व ज्ञान संबंधी है। कौन? राजा के बारे में है, जसवंत सिंह के। जैसे अपरोक्ष सिद्धांत। मैं फिर कहता हूँ, जितने भी यहाँ पे नाम आ रहा है उनका पुस्तक का नाम आ रहा है, सबको क्या करना है, अंडरलाइन करते चलना है और लिखते चलना है। अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है वे आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए गए। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, जाजक तेरे दान ते भय कल्पत्रु भूप। इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। अब कहते कि भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई। अलंकार रत्नाकर नाम का टीका, जिसे बंसीधर ने संवत 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप शाही ने की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। क्या है भूषण चंद्रिका? अब आता है नेक्स्ट, चलते बिहारी लाल के बारे में। कौन है बिहारी लाल? ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। ये बिहारी लाल जो है ना, माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के पास वसुबा गोविंदपुर नाम गांव में संवत 1660 के आसपास माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्य अवस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे हैं, और अनुमानतः ये 1720 तक वर्तमान रहे, मतलब जीवित रहे। ये जयपुर की मिर्जा राजा जायसा यानी महाराजा जयसिंह के बारे में हो रही है, के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय वे कविश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। सोच के देखिए उस समय क्या दौर था कि मतलब महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन थे कि महाराज राजकाज को देखने के लिए नहीं आते थे। और देखिए बिहारी कवि क्या कहते हैं उसके बाद। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहल किसी प्रकार महाराजा के पास से भीतर भिजवाया था। ठीक है, यही बिहारी लाल है माथुर चौबे। लोग अक्सर दुविधा में रहता है कि बिहारी जो है बिहार के रहने वाले थे। नहीं, ये बिहारी के बारे में आपने देख लिया कि कहाँ ग्वालियर में इनका जन्म होता है और इनका जो है महाराजा जयसिंह के राजकाज में हुआ, इसीलिए वहाँ पर बिहारी एक पुरस्कार भी मिलता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बंधियों आगे कौन हवाल। ठीक है, कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक असरफी मिलने लगा। वाह! इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध हो गया। मैं पुनः बिहारी लाल की रचनाकार, क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, खास करके श्रृंगार रस में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इससे पहले ही, खास करके यहाँ श्रृंगार काल भी बोला जाता है इस रीति काल को। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी और का नहीं हुआ। इसी का एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। इनकी 50 टीकाएं रची गई। इन टीकाओं में 4 से 5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव प्रबलित करने वाले छैयब, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। ठीक है, पठान सुल्तान की खास करके कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करना चाहिए थी,
पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद, अपना फिर से मैं बता रहा हूँ, एनटीए के द्वारा जो प्रश्न बनता है उसमें रोला छंद के बारे में भी आता है, ठीक है, रोला छंद लगाए। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया। जहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन ही हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया था। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है कि बिहारी सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त कोई ग्रंथ नहीं लिखा। याद रखना, भी बिहारी ने इस सतसई, जो बिहारी सतसई है उसके सिवा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ इनकी इतनी बड़ी कृति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपनी चरम उत्कर्ष पे पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्तक में खास करके प्रबंध समान रस की धारा नहीं बहती। इसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। क्या बात है, देखिए क्या लिखा है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को अत्यंत मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा सत्वक कल्पित करके उसे अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी में दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, याद करिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये पीवाईक्यू मैं कहता हूं इसको, पीवाईक्यू पूछा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे बंधो सकल शरीर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसका है? बिहारी का है। बिहारी के रस व्यंजना का पूर्ण वैभव अपने अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं। इस पर विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए किस प्रकार लिखा है। ये सब डायरेक्ट मैं कहता हूं भाई, पीवाईक्यू है ये सब, डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौहीनी धांसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, ये सब डायरेक्ट पीवाईक्यू है। किसकी है रचना? डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। नशा मोड़ी नचाई दृग करी कका की सौह, कांटे सी कसकै हरी ये गड़ी कटीली भौं। ठीक है, ललन चालनु सुनी पलनु में असुआ झलके जाई, भई लखाई न सुखिनी है झूठे ही मुरझाई जमुहाई। भाव व्यंजना या यश व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषतः शोभा या क्रांति, सुकुमारता, विरह की छिन्नता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे दोहा में है, पत्रा के तिथि पहिये व घर के चहुपास, नित्य प्रति पुनये रहे आनंद ओप उजास। ठीक है, अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो एक उदाहरण के पर्याप्त होंगे। ठीढ़ी परोसिनी
ईठ हवे कहे जू गहे सयान, सबे संदेशे कहीं कहियो मुस्कुराहट मेहमान। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बिहारी का गागर में सागर क्या है, गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है कि वह बहुत कुछ रूढ़ी के स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से निभाई है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके अलंकार उनके कारण कहीं भद्दा पर नहीं आया। असंगति और विरोधाभास कि ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियां कितनी अनूठी है। दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। ठीक है, दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं इस दोहे के रूप में। अगर व्यंग को देखना है तो देखिए, करे चाहसो चुटकी के खरे उड़ो है मैन, लाज नवाए नफरत करत खुद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। शगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हवे जात अहोज अजो वही जमुना के तीर। ठीक है, कहता है विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने शुक्तियां भी बहुत सी कही है, जिनमें बहुत सी नीति संबंधिनी है। शुक्तियों में वर्ण वैचित्र या शब्द वैचित्र ही प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो जा सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे। कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं शब्द वैचित्र पर। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि शुगनौ दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तीतो भरिये जीतो स्नेह। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी, देखिए कितनी अच्छी बात है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, वह खाई बोराए नर यह पाए बोराए। ठीक है, बिहारी के कुछ बहुत से ऐसे दोहे हैं जो आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दिया है। कौन? बिहारी। बिहारी लाल की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप में व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत ही कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। जैसे भूषण और देव ने शब्दों का बहुत भंग किया है। कौन कौन? भूषण और देव कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार कर लिया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्तर बल शमर और अशमर ऐसे कुछ विस्तृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण भी कहते हैं। साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द रोज रुलाई के अर्थ में आगरे की आसपास बोला जाता है। कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यावृत हुआ है। सुनजाई शब्द स्वर्ण जाति के से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी वार दोनों शब्द हैं। वार्त का अर्थ भी बादल है। मिलान पराब या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रजभाषा में पिछड़ना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद सट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम में साथ रखा भी है। जैसा कहा जा चुका है कि दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों में से समझना चाहिए कि किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव डालते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या गति का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे।
यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर, कौन है? देव और पद्माकर के कवित सवैयों का सा गुंजने वाला भी प्रभाव बिहारी के दोहों पर नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदारता स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मंडन है, ये मंडन जो जयपुर के रहने वाले, बुंदेलखंड के रहने वाले, इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ से आराम आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि नोट्स भी बनाना होता है आपको। तो नोट्स बनाने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, इफिशियंसी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आराम आराम से पढ़ाऊँगा। घबराने की बात नहीं है, एग्जाम से पहले तुरंत चीज़ें समाप्त हो जाएगी आपकी। और मस्त से पढ़िए, हिंदी साहित्य और पेपर 1 दोनों साथ में लेकर चलिए। PYQ भी दोनों करना है। देखो सफलता तभी मिलेगी ना, आपके शॉर्ट नोट्स, PYQ और कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ अगर आपने कर लिया अच्छे से, तो JRF होने में कहीं से कोई रोक नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए आराम से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, दम से पढ़िए। ठीक है, जोश बना के रखिए, साथियों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी कहीं दिक्कत लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तभी समझ पाएगी हमारी टीम की आपके लिए क्या बेहतर और प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू।